जय हिंद दोस्तों। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो 2 मई से शुरू होने वाले एसएससी एमटीएस एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अभी हाल ही में आपको मार्च महीने में आयोजित हुआ था सीएचएसएल का एग्जाम। उनमें पूछे गए 36 शिफ्टों में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था। उनमें पूछे गए 900 जीके देखेंगे, साथ ही साथ 900 जीके से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सभी प्रश्नों से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देखने वाले हैं। तो जो लोग भी वीडियो को देखते हैं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो आपको इसका जो विवरण है आपको वीडियो को अंत में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो लोग वीडियो देखते हैं 100 लोग ही देखते हैं, तो 100 लोग में तो 100 लोग लाइक जरूर से जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल के विचारों पर आधारित है। ठीक है, तो महालनोबिस मॉडल के विचारों पर जो आधारित जो पंचवर्षीय योजना थी वो दोस्तों आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि भारत में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ था, तो वो दोस्तों फ्रेंड्स आपका हुआ था 1951 ईस्वी में। ठीक है, जिसे फर्स्ट यानी इन्हीं की प्रथम पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है। और प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है वो आपका 51 में शुरू हुआ था और 5 वर्षों तक यानी कि 56 तक चला था। ठीक है, इसके अलावा द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया था जो कि आपका महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और प्रथम आपका हेरा डोमर मॉडल पर आधारित था। ठीक है, तो द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है वो आपका 1956 से, ठीक है, 1956 से 1961 आपका चला था। ठीक है, इसके अलावा 61 से 66 आपका चला था क्या, तृतीय पंचवर्षीय योजना। इसके बाद आपका चौथी पंचवर्षीय योजना है जो कि आपका चला था। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना से दोस्तों आपका ये सभी जो प्रश्न आपका बनते हैं और ये प्रश्न जो कि आपके सीएचएसएल एग्जाम में बन चुके हैं। ठीक है, सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट का क्यूरी था कि आपके 1 साल के रुपए में आपको 18 महीने का जो पास था वो आपका कब आएगा। तो फ्रेंड्स, वो आपका सेल आ गया है जो कि आपका गोल्डन हार्वेस्ट नाम के नाम से चल रहा है। 14 से 15 अप्रैल यानी कि 2 दिन तक आपका ये सेल चलेगा। इसमें आपको 399 का जो पास है वो तो आपको 299 मिलेगा। सबसे बड़ी खास बात यह है कि आपको इसमें आपका 6 महीना एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ यानी कि 12 महीने की जगह आपको 18 महीने का पासे से जो कि अनलॉक हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड APG, ठीक है, APG यूज करते हैं तो 10% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। ये पास आपको मात्र 269 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, तो 269 रुपये में 18 महीने का जो आपका पासेस है उसका आपका अनलॉक हो जाएगा। जैसा कि टेस्ट बुक ऊपर आपका क्या क्या मिलता है, तो प्रीवियस क्वेश्चन और आपको मॉक टेस्ट सभी एग्जामों का, चाहे कोई भी एग्जाम हो, तो 18 महीने के अंदर जितने भी एग्जाम होंगे सभी एग्जामों को आप अनलॉक उसका मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन दे पाएंगे। ठीक है, तो जो लोग भी इच्छुक हैं आप लोग को लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हमारा कूपन कोड APG जरूर से जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स वह है कि हड़प नीति यानी कि विलय नीति यानी कि द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, के नाम से की जाने वाली नीति निम्नलिखित में से किसने अपनाया था। ठीक है, तो हड़प नीति कहें या विलय नीति कहें या अंग्रेजी में द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति कहें, ठीक है, ये जो नीति है आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी भारत में आपके कौन था, ब्रिटिश गवर्नर था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो आपका सही नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाला कुछ हटना है। तो पहला कथन आपका दिया गया है प्रति एकांक आयतन पर लगने वाले बल को दाब कहलाता है। ठीक है, दूसरा जो कथन है कि द्रव बर्तनों की दीवारों पर दाब डाल सकते हैं। अगला है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है लेकिन उसकी आकृति में नहीं कर सकता है। ठीक है, इसी के आधारित पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। फर्स्ट आपके केवल 3, दूसरा आपका केवल 1 और 3, अगला है आपका 1, 2 और 3 और आपका जो चौथा ऑप्शन है आपका 1 और 2। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, 1 और जो 3 आपका जो आपका कथन है वो आपका बिल्कुल गलत है यानी कि सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है कंप्यूटर से है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका बार कोड रीडर। ठीक है, बार कोड रीडर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बार कोड रीडर है जो कि दोस्तों आपका एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, यह आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके अलावा और आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा है, तो आपका मॉनिटर है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसके अलावा प्लॉटर है। ये सभी जो डिवाइस हैं वो आपके आउटपुट हैं, लेकिन बार कोड रीडर आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, चलिए अगला है कि दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, ठीक है,
आपका डैश के द्वारा अलग होता है। ठीक है, तो दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों आपका 10 डिग्री चैनल, ठीक है, इसका राइट आंसर आपका 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। 10 डिग्री चैनल से आपका अलग होता है। इसके अलावा अंडमान निकोबार की बात करेंगे दोस्तों, तो अंडमान निकोबार का जो आपका राजधानी हो जाएगा वो दोस्तों आपका पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। यहाँ के जो आपके गवर्नर हैं, गवर्नर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो दोस्तों आपके कौन है, तो आपके द्विवेदी कुमार जोशी। ठीक है, द्विवेदी कुमार जोशी यहाँ के दोस्तों अंडमान निकोबार के आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो इस बात को भी आपका याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अगला जो प्रश्न है कि किस भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग के लिए 2022 में 2025 तक निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, तो 2022 में दोस्तों आपके शिवपाल सिंह हैं। शिवपाल सिंह आपका भाला फेंक खिलाड़ी हैं, जिन्हें कि 2025 तक आपका जो है डोपिंग के मामले में इन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो आपके शिवपाल सिंह राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके नीरज चोपड़ा जी की बात करेंगे, भाला फेंक खिलाड़ी ये भी हैं नीरज चोपड़ा, जो कि दोस्तों आपके टोक्यो ओलंपिक में आपका क्या दिलाया, टोक्यो ओलंपिक 2020 में आपका स्वर्ण पदक जो एकमात्र आया था, ये नीरज चोपड़ा ही ने दिलाया था। ये भाला फेंके थे कितना दूर, तो 57.25 मीटर भाला फेंक कर आपके टोक्यो ओलंपिक 2000 में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जो कि दिलाया था भारत को। ठीक है, चलिए अगला है कि फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे। ठीक है, तो पहले भारतीय सेना अधिकारी की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका सेम मानेकशॉ। ठीक है, सेम मानेकशॉ दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि आईसीसी यानी कि आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की जो मेजबानी है फ्रेंड्स, ये आपके हमारे भारत देश के द्वारा है जो कि किया जाएगा। ठीक है, यह पहली बार होगा कि भारत पूरे प्रतियोगिता का आपका मेजबानी कर रहा होगा। ठीक है, इससे पहले दोस्तों भारत 2011 में आपका वर्ल्ड कप का मेजबानी कर चुका है, जिसमें भारत है जो कि विजयी भी हुआ था। ठीक है, लेकिन भारत को 2011 में संयुक्त रूप से मेजबानी दिया गया था, जिसमें आपका भारत था, बांग्लादेश था और श्रीलंका था। ठीक है, तीनों को आपका संयुक्त रूप से मेजबानी दिया गया था। यह आपका 2023 का जो वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर माह में खेला जाएगा, यह पहली बार होगा कि भारत है जो कि संपूर्ण रूप से आपका मेजबानी कर रहा होगा। ठीक है, तो इस बात को भी यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि भारतीय को हथियार रखने से रोकने के लिए रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, तो जो आर्म्स एक्ट है वो आपका दोस्तों 1878 ईस्वी में आपका पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1878 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि महानदी द्रोणी का विस्तार है जो कि किस राज्य में नहीं है। ठीक है, तो महानदी द्रोणी का जो विस्तार है दोस्तों आपको बता दें कर्नाटक राज्य में नहीं है। इसके अलावा जो 3 राज्य ऑप्शन में दिए गए हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, यहाँ के दोस्तों आपके जो महानदी है द्रोणी आपका यहाँ उड़ीसा में विस्तार है, छत्तीसगढ़ में विस्तार है और आपके झारखंड में भी विस्तार आपका है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स लीड्स 2022 में अचीवर्स राज्यों में प्रथम स्थान पर है। ठीक है, तो प्रथम स्थान पर दोस्तों आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ में आपके जो सीएम है आपके कौन है, हेमंत सोरेन है। ठीक है, यहाँ के सीएम कौन है, आपके हेमंत सोरेन है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नर की बात करेंगे तो नए गवर्नर बनाए गए हैं रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस दोस्तों यहाँ के नए हैं जो कि गवर्नर आपके बनाए गए हैं। तो इस बात को भी आप है जो कि याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न फ्रेंड्स वह है कि 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना को, ठीक है, 28 जुलाई 2022 को भारतीय नौसेना का कौन सा स्वदेशी विमानवाहक पोत है जो कि सौंपा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका INS विक्रांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वह है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, तो भारत ने दोस्तों आपका स्वर्ण पदक की बात करेंगे तो इस जो प्रश्न का आंसर है अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि भारत ने आपका एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था, जो कि किसने दिलाया था, तो नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। ठीक है, तो ये आपका एक इसका राइट आंसर था। इसके अलावा बात करें भारत ने टोटल कितने मेडल जीता था, तो भारत ने टोटल दोस्तों आपका 7 है जो कि मेडल है जो कि जीता था, जिसमें आपका शायद 4 ब्रॉन्ज था। इसके अलावा आपका फ्रेंड्स आपका 4 ब्रॉन्ज था, 2 सिल्वर था और एक दोस्तों आपका यही वाला
स्वर्ण पदक था। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS Word 365 में किसी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसी फाइल को सेव करने के लिए दोस्तों आपका Ctrl+S, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Ctrl+S का उपयोग जो कि किया जाता है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किन तरीकों या प्रक्रमों के द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, विकिरण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा लागू की गई हर स्टार्ट नाम की पहल का शुभारंभ अक्टूबर 2022 में किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको बता दें अक्टूबर 2022 में हर स्टार्टअप नाम की जो पहल है वो तो आपका कहाँ किया गया पहली बार, तो गुजरात यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा लागू किया गया है। तो किया किसने है, तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा आपका ये स्टार्टअप है हर स्टार्ट जो कि शुभारंभ किया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रपति हैं आपके हमारे भारत देश की 14वें राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, 14वें राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री हैं कौन है, तो नरेंद्र मोदी जी हैं। रक्षा मंत्री की बात करेंगे तो आपके राजनाथ सिंह है, और वित्त मंत्री की बात करेंगे हम लोग तो आपकी निर्मला सीतारमण जी हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि एक डैश खाता वह खाता है जिसका रख रखाव एक भारतीय बैंक के द्वारा विदेशों में लेन देन के उद्देश्य से आमतौर पर उस देश की मुद्राओं में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका नोस्ट्रो। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नोस्ट्रो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि डैश भारत में 2019-20 के दौरान कुल उत्पादन का 33% मैग्नीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश। यहाँ के जो CM हैं आपके कौन है, तो आपके शिवराज सिंह चौहान हैं यहाँ के CM हैं। गवर्नर कौन है, तो अभी नए नए बने हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ के गवर्नर कौन है, ताकि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं इसका पता चल सकेगा। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी आपका रुस्तम। ठीक है, रुस्तम के लिए अक्षय कुमार ने आपका राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि जीता है। इसके अलावा मिशन मंगल ये भी आपके अक्षय कुमार द्वारा अभिनय फिल्म है। रक्षाबंधन भी अक्षय कुमार के द्वारा ही है, और बेल बटन भी अक्षय कुमार के द्वारा ही फिल्माया गया फिल्म है। ठीक है, अगला है लिंगराज मंदिर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो लिंगराज मंदिर दोस्तों आपको बताएं भारत में किस राज्य में स्थित है, तो लिंगराज मंदिर दोस्तों आपका राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा। ठीक है, आपके उड़ीसा में आपके लिंगराज मंदिर आपका स्थित है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें उड़ीसा का, तो उड़ीसा की जो राजधानी है आपको मालूम होगा क्या है, राजधानी आपके क्या है, तो भुवनेश्वर है। ठीक है, यहाँ के जो आपके मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री आपके कौन है, तो नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक दोस्तों यहाँ के आपके मुख्यमंत्री हैं, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों यानी कि 50 से 70 में शानदार शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इन्हें डैश भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, टैगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टैगा भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है फ्रेंड्स ये कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग USA भी कहते हैं, USA के संविधान से लिया गया है। लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो दोस्तों आपका लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो आपके प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो ये दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, लेकिन जब प्रस्तावना ओनली पूछेगा तो ये आपका USA के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका US से हो जाएगा। USA के संविधान से इसके अलावा क्या लिया गया है, तो न्यायिक पुनर्विलोकन USA के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा जो मौलिक अधिकार है, ठीक है, मौलिक अधिकार हैं जो कि अनुच्छेद 12 से 35 में है, ये भी आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो रोग है मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हेपेटाइटिस। ठीक है, हेपेटाइटिस आपका राइट आंसर हो जाएगा, हेपेटाइटिस। ठीक है, चलिए अगला है धुसका डैश राज्य की सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है। ठीक है, तो धुसका की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपके झारखंड का एक लोकप्रिय
खाद्य पदार्थ है। ठीक है, अगला है कि भारतीय संविधान का 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने, ठीक है, कौन सा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने आपके संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किससे शामिल किया गया है। ठीक है, तो संविधान की प्रस्तावना में आपका किसे शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका सेकुलर, ठीक है, यानी कि पंथ निरपेक्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स आपका जो 42वां संविधान संशोधन है इसे भारतीय संविधान का लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ये भी प्रश्न बनता है कि लघु संविधान भारतीय संविधान के किस संशोधन को कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन को ही कहा जाता है। यह आपका 1976 में हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। इस समय आपके कौन प्रधानमंत्री थे, तो प्रधानमंत्री आपके कौन थे, तो इंदिरा गांधी इस समय आपके प्रधानमंत्री थे। और जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो आपके हुआ था, और इसमें दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण और भी जो आपके शामिल किए गए थे, जैसा कि आपका जो मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, मौलिक कर्तव्य आपका इसी संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। ठीक है, उस समय मात्र 10 ही मौलिक कर्तव्य आपका जोड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो आपका जोड़ा गया था 2002 के इस संविधान संशोधन में, जो कि आपका 6वां नंबर का था। तो 11वां मौलिक कर्तव्य उसमें जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद आपको मालूम होगा 51A में आपके वर्णित है। ठीक है, किसके संविधान से लिया गया है, तो यूएसएसआर, तत्कालीन यूएसएसआर अब रूस के नाम से जाना जाता है, तो उसके संविधान से ही दोस्तों ये लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है कि किस देश ने क्रिकेट के लिए महिला T20 एशिया कप 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, तो महिला के लिए T20 एशिया कप 2022 का जो खिताब है वो आपके भारत के द्वारा जीता गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पुरुषों की बात करेंगे तो पुरुषों में दोस्तों आपका कौन जीता है, तो पुरुष में आपका कौन जीता है, तो श्रीलंका जीता है एशिया कप का खिताब। ठीक है, एशिया कप एशिया में जो देश हैं उसी के द्वारा खेला जाता है, जैसे कि श्रीलंका एशिया में है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, ये चारों देश है जो कि आपके एशिया कप 2022 से जो कि खेलते हैं। अगला है कि संख्या संगठन का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ठीक है, तो आपके सही बताना है। तो पहला तो आपका परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इसके अलावा द्रव्यमान संख्या आपका प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का योग। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन इस प्रकार दिए जाएंगे। पहला तो ना तो 1 और ना ही 2, इसके अलावा केवल 2, इसके अलावा केवल 1, इसके अलावा अगला आपका 1 और 2 दोनों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1 और 2 दोनों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, दोनों आपका सही है। अगला है कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का पेजेंट किसने जीता है, तो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का जो पेजेंट है वो दोस्तों आपके खुशी पटेल के द्वारा आपका जीता गया है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनकर किसने इतिहास बनाया है। ठीक है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में पहली बार जो महिला उपराष्ट्रपति बनी है वो आपकी कमला हैरिस बनी है। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर आपका कमला हैरिस हो जाएगा। ये आपके भारतीय मूल की हैं जो कि आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है। इसके अलावा राष्ट्रपति की बात करेंगे तो जो बाइडेन, ठीक है, जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और अमेरिका के इतिहास में, ठीक है, अमेरिका के इतिहास में आपके डोनाल्ड जो ट्रंप हैं वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन पर क्रिमिनल केस मुकदमा आपका चल रहा है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अगला है इन ह्यूमंस। ठीक है, इन ह्यूमंस द नेक इज ज्वाइंट बाय द हेड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग ज्वाइंट। ठीक है, तो नेक आपको पूछा जा रहा है कि किससे जुड़ा हुआ था हमारे सर के साथ, तो इसका राइट आंसर पाइवोटल ज्वाइंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ RBI टूल मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्वालिटेटिव माइनस मॉरल सेंसेशन, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि 1793 में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था तो उस समय आपके गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो 1793 में जब बंगाल में आपका इस्तमरारी बंदोबस्त है जो कि लागू किया गया था तो उस समय जो आपके गवर्नर जनरल थे आपके चार्ल्स कॉर्नवालिस। ठीक है, चार्ल्स कॉर्नवालिस, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला है कि पश्चिम हिमालय में बौद्ध भिक्षु के बौद्ध शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र की गोपा यानी कि की गोपा संघराज क्षेत्र में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, तो भारत का जो बिस्मार्क है वे दोस्तों आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात करेंगे तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री रहे हैं, गृह मंत्री भी रहे हैं, जिन्होंने भारत के जब आज़ाद
हुआ था भारत, उस समय आपके भारत में बहुत सारे जो भारत है टुकड़ों में विभाजित था, सभी को इकट्ठा कर एक जो संयुक्त भारत बनाया था वो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं बनाए थे। इन्हें वल्लभ भाई पटेल इनका पहले का नाम था, लेकिन सरदार की उपाधि जो कि दिया गया था किसके द्वारा, तो बारदोली सत्याग्रह आपको मालूम होगा, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही किया गया था। तो यहाँ की महिलाओं ने आपके वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिए थे। ठीक है, इनका स्टैचू भी बना है। ठीक है, कहाँ पर, गुजरात में अहमदाबाद में आपका इनका स्टैचू बना है, जो कि आपके विश्व में सबसे बड़ा है। ठीक है, चलिए अगला है कि एरिड सॉइल्स आर करेक्टरिस्टिकली डेवलप्ड इन डैश विच एग्जिबिट करेक्टरिस्टिक्स एरिड टोपोग्राफी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेस्टर्न राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2। ठीक है, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 2 है वो आपके नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना से संबंधित आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि 2011 के जनगणना के अनुसार 2001 से 11 तक भारत की जनसंख्या का वार्षिक वृद्धि दर क्या है। ठीक है, तो वार्षिक वृद्धि दर की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो आपका 1.64% आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 2011 की जनगणना से रिलेटेड कुछ प्रश्न या कुछ फैक्ट्स को देखें तो सबसे ज़्यादा जो आपका जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वो दोस्तों आपका कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम का है। ठीक है, इसके अलावा सबसे छोटा राज्य आपका गोवा है, और सबसे जनसंख्या में और सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। तो ये सभी प्रश्न जो कि आपके बनता है। सबसे साक्षरता वाला जो राज्य है वो आपका केरल है, और सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो आपका बिहार है। ठीक है, चलिए अगला है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NCRB। ठीक है, यानी कि NCRB का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होगा, तो NCRB का जो फुल फॉर्म होगा दोस्तों आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक है, अगला है उदय शंकर वाज एन इंडियन डांसर बेस्ट नॉन फॉर क्रिएटिंग यानी कि उदय जो शंकर हैं आपके किस से संबंधित है। ठीक है, तो आपका फ्यूजन स्टाइल ऑफ डांस से दोस्तों आपका उदय शंकर है जो कि आपका संबंधित है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करेंगे तो ये आपका हर एक साल 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में दोस्तों कल 7 अप्रैल को दोस्तों आपका क्या बनाया गया है, तो ये आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया गया है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य दिवस बनाया गया है क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को आपका WHO का गठन हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद से यानी कि उसके 2 साल के बाद से यानी कि 1950 ईस्वी से आपका 7 अप्रैल को आपका क्या बनाया जा रहा है, तो आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित में से किन 2 वर्षों के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक था, भारत में शासन किया था 1200 से 1210 तक। ठीक है, 4 साल तक शासन आपका किया था। अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ प्लेयर्स इन ए टीम स्पोर्ट इज करेक्ट। ठीक है, पहला तो आपका बास्केटबॉल है जिसमें आपका 11 प्लेयर होते हैं, एक दूसरा आपका वॉलीबॉल है जिसमें भी आपका 11 प्लेयर, ये आपका 2 को स्टेटमेंट दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो आपका नीदर 1 और नीदर 2 यानी कि ना 1 सही है ना आपका 2 सही है। ठीक है, अगला है किसी स्टार नेटवर्क पर एन कोड को होस्ट नोड से जोड़ने के लिए कितनी लाइनों की आवश्यकता है, तो आपका इसका राइट आंसर आपका N1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है, ये पूछा गया है। तो पृथ्वी की त्रिज्या की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो ये आपका 6371 किलोमीटर आपका पृथ्वी का त्रिज्या होता है। अगला कि विच ऑफ द फ्लोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू मेक द कॉन्टेंट्स ऑफ ए सेल अंडरलाइन इन MS Excel 365। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका Ctrl+4 हो जाएगा। ठीक है, अगला कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये दोस्तों आपका पुरुष एकल का खिताब आपका राफेल नडाल जीते हैं। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है, तो भाग 9 के अंतर्गत आपका क्या आता है, तो पंचायत। ठीक है, पंचायत आपका भाग 9 के अंतर्गत ही आता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थानिक प्रजाति है, तो इसका राइट आंसर आपका निकोबारी कबूतर। ठीक है, निकोबारी कबूतर इसका आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है,
प्रश्न है वह है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर है वह है आपका सन 1918 में। ठीक है, सन 1918 में महात्मा गांधी जी के द्वारा खेड़ा सत्याग्रह किया गया था। किस लिए किया गया था? तो देखिए, ब्रिटिश राज की अवधि के दौरान भारत के गुजरात के खेड़ा जिले में मोहनदास गांधी जी के द्वारा एक सत्याग्रह आंदोलन किया गया था। खेड़ा के लोग फसल की विफलता और प्लेग के महामारी के कारण अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए उच्च करों के भुगतान करने में असमर्थ थे। ठीक है, इसके अलावा यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल के बाद यह तीसरा सत्याग्रह आंदोलन था। इसके अलावा गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन देने के लिए इस आंदोलन का आयोजन किया था। तो इसका राइट आंसर आपका 1918 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका इंदौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आवास एवं शहरी मंत्रालय ने बताया कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के पुरस्कार में मध्य प्रदेश के इंदौर को लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में स्थान दिया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर इंदौर हो जाएगा। इसके अलावा अगला जो प्रश्न है कि वर्ली चित्रकला भारत के डैश राज्य की लोक चित्रकला है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्या? तो महाराष्ट्र इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, राज्य हैं जहाँ की लोक कला के रूप हैं। तो देखिए, पहला है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपका सांझी और लघु कला ये आपका उत्तर प्रदेश संबंधित है। तमिलनाडु से आपका तंजौर चित्रकला और मिक्का चित्रकला आपका तमिलनाडु से है। इसके अलावा झारखंड से देखिए, झारखंड से आपका कौन कौन सा है? तो पैटकर है, जादो पटिया चित्रकला है, सोहराई कला है, कोहवर कला है, गंजू कला है, कुर्मी कला है, मुंडा कला, टूरी कला और घाटवाल कला ये आपका झारखंड से संबंधित है। इसके अलावा भी है महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र से दोस्तों कौन कौन सा है? तो वर्ली चित्रकला है। इसके अलावा पिंगुली चित्रकथी ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र से संबंधित चित्रकला है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब जीता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका कार्लोस अल्कारेज। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कारेज ने यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब है जो कि आपका जीत लिया है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि एक डैश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो कि कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित या रीजनरेट करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो आपका रिपीटर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि रजिया को दिल्ली सल्तनत के शासन से किस वर्ष हटाया गया था। तो आपको बता दें इसे 1240 ईस्वी में आपका दिल्ली के शासन से आपका हटाया गया था। इसके अलावा ये आपका दिल्ली के शासन पर बैठी कब थी? तो ये आपका 1236 ईस्वी में आपका दिल्ली के शासन पर बैठी थी और 4 साल के बाद ही 1240 में इनकी जो मृत्यु आपका हो गया था। ठीक है, तो 1240 में रजिया सुल्तान को गद्दी से उतार दिया गया था। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासिका थी। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा उच्चतम न्यायालय की परामर्शीय क्षेत्राधिकार ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडाई संविधान से और कुछ भी लिए गए हैं। पहला है तो आपका सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार। इसके अलावा एक मजबूत केंद्र के साथ एक संघीय व्यवस्था। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित होगी और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति। ये सभी जो चारों चीज़ें हैं आपके कनाडाई के संविधान से हमारे भारतीय संविधान में लिए गए हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि कर्नाटक संगीत डैश तक ही सीमित है। तो कर्नाटक जो संगीत है आपके भारत के 4 राज्यों तक सीमित है। पहला तो आपका कर्नाटक है, दूसरा आपका आंध्र प्रदेश है, तीसरा तमिलनाडु और चौथा आपका केरल। कर्नाटक के संगीत आपका ये इन 4 राज्यों तक ही सीमित है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि फीफा महिला विश्व कप 2023 मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो फीफा वर्ल्ड कप महिला 2023 की जो मेजबानी है आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों संयुक्त रूप से करेंगे। इसके अलावा फीफा के बारे में जानें तो फीफा एक गैर लाभकारी संगठन है जो खुद को एसोसिएशन फुटबॉल, फुटसल और बीच फुटबॉल के एक अंतर्राष्ट्रीय शासन निकाय के रूप में वर्णित करता है। इसके अलावा ये एसोसिएशन फुटबॉल का सर्वोच्च शासी निकाय है। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर है? तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा ये स्थापित कब हुआ था? तो 21 मई 1904 को आपका स्थापित हुआ था। कहाँ पर हुआ था?
तो ये आपका रूए सेंट होनरो पेरिस में एक जगह का नाम है, पेरिस का है तो फ्रांस में है। इसके अलावा मुख्य अंग कौन सा है, तो फीफा कांग्रेस का मुख्य अंग है। प्रस्थापित कहाँ हुआ था, तो पेरिस फ्रांस में आपका हुआ था। वर्तमान चैंपियन कौन है, वर्तमान चैंपियन तो आपको बता दें फ्रांस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम महिला में आपके वर्तमान है में जो चैंपियन है। ठीक है, चलिए अगला है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा ने किया है। ठीक है, स्कूली बच्चे के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में आपके नवीन पटनायक ने सोमवार को KIIT और KISS के साथ सज्जानी में उड़ीसा की फीफा की एक पहल फुटबॉल फॉर ऑल की शुरुआत किया है। इस पहल के तहत लगभग 2000 स्कूली में बच्चों को 43,000 से अधिक फुटबॉल है जो कि वितरित किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां जो संस्करण है आपका मध्य प्रदेश के कितने शहर में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका 8 शहर में आयोजित है जो कि किया गया था। 30 से आपका 11 फरवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित किया जा चुका है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में कौन कौन सा, तो भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मांडला और बालाघाट और खरगोन जो कि महेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, वह उन शहरों में आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण आयोजित किया जा चुका है। अगला है कि कर्क रेखा 23 डिग्री 3 इंच नॉर्थ भारत के डैश राष्ट्र से होकर गुजरता है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, भारत में कर्क रेखा यानी कि कैंसर लाइन की बात करेंगे तो कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम से होकर गुजरता है। तो इन 8 राज्यों को भी आप है जो कि याद कर लीजिएगा, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि औसत क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो ये आपका राइट आंसर 13 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षोभ मंडल की जो पृथ्वी की सतह सबसे निकट, पृथ्वी की सतह के सबसे निकट है। इसके अलावा इसकी जो मोटाई की बात करेंगे तो 7 से 20 किलोमीटर है और इसमें जल वाष्प, बादल और धूल सम्मिलित होता है। इसके अलावा समताप मंडल की बात करेंगे तो दूसरी परत है और पृथ्वी की सतह से लगभग कितना ऊपर समाप्त होती है, तो आपका 50 किलोमीटर ऊपर आपका समाप्त होता है। ठीक है, अगला है कि दिनोदर पहाड़ियाँ, दिनोदर हिल्स भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है कि भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है, तो इसका भी राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो बिहार केसरी के नाम से आपके डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, तो आपका राइट आंसर डॉक्टर कृष्ण सिन्हा हो जाएगा। इसके अलावा डॉक्टर कृष्ण सिंह की बात करेंगे तो ये आपके बिहार के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनके अलावा इन्हें श्री बाबू और बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 1940 से 1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जो कि कार्य किया है। ठीक है, इसके अलावा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ आधुनिक बिहार के सर्वश्रेष्ठ आर्किटेक्ट में एक के रूप में सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भारत के वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है 1957 से 1961 तक। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका थैलाफाइटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था, तो इसका राइट आंसर आपका जे चैडविक हो जाएगा। न्यूट्रॉन की जो खोज है जे चैडविक के द्वारा किया गया था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का खोज आपका जे थॉमसन के द्वारा किया जा चुका है। इसके अलावा प्रोटॉन का आपका गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का आपका जेम्स चैडविक, इसका राइट आंसर आपका हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है आपका अनुच्छेद 355 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 355 में कहा गया है कि बाहरी आक्रमण से या आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना है आपका केंद्र सरकार का ही कर्तव्य है। ठीक है,
इसके अलावा अनुच्छेद 354 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 354 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 354 आपातकाल की उद्घोषणा के संचालन के दौरान राज्य के राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों के आवेदन के बारे में बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 355 हम लोग ने जिक्र कर चुका है। अनुच्छेद 356 की बात करेंगे तो राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान यानी कि राष्ट्रपति शासन के बारे में अनुच्छेद 56 बताता है। 356। इसके अलावा अनुच्छेद 357 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 357 कहता है अनुच्छेद 356 के तहत जारी एक घोषणा के तहत विधायी शक्तियों के आभास के बारे में बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 358 है जो कि आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत प्रावधानों के निलंबन के बारे में बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 359 है जो कि आपातकालीन स्थिति के दौरान मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के निलंबन के बारे में बताता है। इसके अलावा अनुच्छेद 307 है जो कि वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल MS वर्ड MS एक्सेल 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका Ctrl+W इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है, तो इसका राइट आंसर आपका शेरशाह का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न वह है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बांटो और मापो के मानक नियत करना। ठीक है, ये आपके ऑप्शन में सही था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग 7वीं अनुसूची के बारे में जाने तो देखिए अनुच्छेद 246 संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है, ये इस बात को आप याद रखिएगा। और उसमें 3 सूचियों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कौन कौन सा 3 सूची है, तो पहला तो आपका संघ सूची है, दूसरा आपका राज्य सूची है और तीसरा आपका समवर्ती सूची है। ठीक है, तो इन 3 सूचियों का जो उल्लेख है आपका संविधान के 7वीं अनुसूची और अनुच्छेद 246 में किया गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा संघ सूची संबंधित मामलों पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार या संसद के पास विशेष शक्ति होती है। कौन सी सूची पर, तो संघ सूची पर। ठीक है, केंद्र सरकार के पास या आपका संसद के पास होता है। ठीक है, संघ सूची में बात करेंगे तो अभी आपका 100 विषय है। ठीक है, टोटल अभी 100 विषय है और मूल रूप से आपका इसमें 97 विषय है। जब संविधान आपका लागू हुआ था, संविधान आपका बनकर तैयार हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय आपका संघ सूची में आपका 97 विषय था, लेकिन वर्तमान में देखें तो आपके पास 100 विषय है संघ सूची में। ठीक है, इसके अलावा आपका राज्य सरकार के पास राष्ट्र सूची होता है। ठीक है, राज्य सरकार के पास राष्ट्र सूची होता है, राष्ट्र सूची पर कानून बनाने का जो अधिकार है आपके राज्य सरकार के पास होता है। इसमें आपका मूल रूप से आपका 66 विषय था जब आपका संविधान लागू हुआ था, लेकिन वर्तमान में भी आपका कितना है, तो 61 विषय है। ठीक है, इसके अलावा अगला है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में एक विषय वस्तु होता है जो कि संघ के साथ साथ राज्य के संयुक्त अधिकारों के अंतर्गत होता है, यानी कि समवर्ती सूची पर जो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो आपका राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के पास होता है। ठीक है, लेकिन टकराव की स्थिति में आपका जो कानून मान्य होगा वो आपका केंद्र सरकार का ही होगा। ठीक है, इसमें आपका मूल रूप से 47 विषय था जब संविधान आपका लागू हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में बात करेंगे तो आपके 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। ठीक है, तो सोने का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार आपका बिहार में है। ठीक है, 2021 की स्थिति के अनुसार याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित है। ठीक है, देखिए उच्च न्यायालयों की रीट से संबंधित जो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 226 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 226 हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार की रक्षा के लिए लेख, निर्देश तथा आदेश जारी करने का अधिकार होता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय आपका अनुच्छेद 32 के तहत आपका रीट जारी करता है, वहीं पर उच्च न्यायालय आपका अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है जो कि रीट जारी करता है। ठीक है, चलिए अगला है कि कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजारों में निवेशकों की सुरक्षा करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड हो जाएगा, जिसे कि आप अंग्रेजी में सेबी भी कहते हैं। ठीक है, सेबी। ठीक है, इसकी जो स्थापना है आपका 30 जनवरी 1992 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर है, तो मुंबई यानी कि महाराष्ट्र में है। इसके अलावा इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं कौन है, तो सुश्री माधवी पुरीबुच। ठीक है, सुश्री माधवी पुरीबुच वर्तमान में सेबी के
अध्यक्ष है, साथ ही साथ ये आपकी पहली महिला भी अध्यक्ष है। ठीक है, अभी तक आपका जब स्थापना हुआ था उस समय से पहली महिला अध्यक्ष भी आपका माधवपुरी बूची है। अगला है कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क डर्ग पार्क की स्थापना किया था या आधारशिला रखी थी? तो इसका राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का जो उद्गम है आपका राजस्थान में है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बनास नदी हो जाएगा। ठीक है, बनास नदी के अलावा आपका चंबल नदी का भी उद्गम आपका राजस्थान से होता है और एक आपका लूनी नदी, इन लूनी नदी का भी उद्गम आपका राजस्थान से होता है। तो बनास, चंबल और लूनी, ये 3 नदियों का जो उद्गम है आपके राजस्थान से होता है। अगला है कि किस मशहूर पुरुष लॉन टेनिस खिलाड़ी ने सितंबर 2022 में लॉन टेनिस से संन्यास ले लिया है? तो इसका राइट आंसर आपका रोजर फेडरर हो जाएगा। ठीक है, टेनिस के दिग्गज जो खिलाड़ी थे रोजर फेडरर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। फेडरर रेवर कप 2022 के बाद पेशेवर टेनिस से संन्यास ले लेंगे। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। इनका जो अंतिम कौन सा कप खेले थे रोजर फेडरर ने? तो फेडरर लेवर कप खेले थे। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है? ठीक है, जाकर मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर आपका गोदावरी था। ठीक है, इसके अलावा गंगा नदी की एक अन्य धारा भारत में पश्चिम बंगाल में ही अलग होकर हुगली से कोलकाता शहर से होकर बंगाल की खाड़ी के भारतीय भाग में गिरती है। तो इसका मतलब कि गंगा नदी भी आपका बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। इसके अलावा बंगाल के दक्षिण में महानदी गोदावरी, कृष्णा नदी और कावेरी नदियाँ भारतीय उपमहाद्वीप में पश्चिम से पूर्वमुख बहने वाली है और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। तो कौन कौन सा है? एक तो आपका गंगा, दूसरा महानदी, गोदावरी, कृष्णा और आपका कावेरी नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से पल्लवों की राजधानी कौन सी है? तो पल्लवों की जो राजधानी है आपका कांचीपुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। पल्लवों की राजधानी आपका क्या था? तो कांचीपुरम थी। इसके अलावा कांचीपुरम के बारे में बात करेंगे तो रेशम और शैलकृत मंदिर के अत्यधिक निर्माण के लिए जाना जाता है। इसके अलावा पल्लव वंश के जो संस्थापक थे आपके सिंह विष्णु थे। ठीक है, कौन थे? तो आपके सिंह विष्णु थे। इसके अलावा पल्लव वंश की जो अवधि थी आपका 275 ईसा पूर्व से आपका 897 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है, तो इसके संस्थापक भी आप है, जो कि याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 7516.6 किलोमीटर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की जो कुल लंबाई है आपका 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से जो प्लासी के युद्ध का जो नेतृत्व है वो आपका रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो इसका राइट आंसर आपका रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। इसके अलावा प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और सिराज उद दौला, ठीक है, और किसके बीच हुआ था? तो सिराज उद दौला के बीच लड़ा गया था। सिराज उद दौला के विषय में हम लोग बात करेंगे तो ये आपका कहाँ का नवाब था? तो बंगाल का नवाब था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा व्यापार विशेषाधिकारों के व्यापक दुरुपयोग से सिराज जो था वो आपका नाराज था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सिराज उद दौला के खिलाफ लगातार गलत कार्य करने के कारण ही 1797 में प्लासी का युद्ध जो कि आपका हुआ था। तो इसका काल भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा कलकत्ता से लगभग 160 किलोमीटर उत्तर में प्लासी की छोटी बस्ती के करीब भागीरथी और हुगली नदी के तट पर सेनाएं एक साथ आ गई थी और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध जो कि लड़ा गया था। ठीक है, इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव की 3000 सैनिकों की सेना ने सिराजुद्दौला के 50,000 योद्धाओं, 40 तोपों और 10 युद्ध हाथियों को नष्ट कर दिया था। ठीक है, यहाँ मात्र 3000 सैनिकों ने। ठीक है, इसके अलावा 11 घंटे की लड़ाई में खत्म हो गया था, 11 घंटों में ही, और सिराजुद्दौला हार कर भाग गया था। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला है किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर, ठीक है, मानसरोवर लिखी है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो प्रेमचंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानसरोवर किसके द्वारा लिखा गया है? प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद की एक और पुस्तक है जो कि बहुत ही आपका लोकप्रिय है, वो है आपका गोदान पुस्तक। ठीक है, चलिए अगला है कि किस टीम ने 2021-22 की 1 आई लीग जीती है? ठीक है, आई लीग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका गोकुलम केरल FC इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर से कि प्रोग्रामों निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिससे कंप्यूटर में
जिससे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो रोम इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में सितार के उस्ताद यानी कि सितार माएस्ट्रो के रूप में किन्हें जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो पंडित रविशंकर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला है कि प्रसिद्ध जो स्मारक है आराम बाग, ठीक है, आराम बाग बाबर के द्वारा बनवाया गया था, लेकिन ये पूछा गया कि ये आपका कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आराम बाग भारत के सबसे पुराने मुगलों बगीचों में से एक है। यह मुगल सम्राट के द्वारा 1528 ईस्वी में बनाया गया था। इसके अलावा यह आपका ताजमहल के पूर्वोत्तर में स्थित एक फारसी उद्यान है। तो ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका मतलब होता है आपका आराम का बाग। ठीक है, चलिए अगला है कि 1956 की औद्योगिक नीति प्रस्ताव ने डैश का आधार बनाया था, तो इसका राइट आंसर आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 को लाया गया था। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला है पीकेएल के 8वें संस्करण के फाइनल मैच में निम्नलिखित में से किन दो टीमों के बीच मुकाबला हुआ था, तो 8वें संस्करण के बीच आपका दबंग दिल्ली बनाम पटना पायरेट्स के बीच आपका जो मुकाबला आपका हुआ था, विजेता आपका दबंग दिल्ली बना था। ठीक है, अगला है भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है, तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जो जनक है आपका होमी जे भाभा। ठीक है, होमी जे भाभा को माना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई की बात करेंगे तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन किसे माना जाता है, तो आपके विक्रम साराभाई को। इसके अलावा रमन प्रभाव किनके द्वारा दिया गया था, तो सीवी रमन जी को दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपका भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक तो होमी जागीर भाभा को कहा जाता है। इसके अलावा मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये आपका APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फॉर्म का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका स्पंज हो जाएगा। कोलाइडल विलयन वो मिश्रण होता है जिसमें एक परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम होता है। इसके अलावा जब परिक्षेपण माध्यम ठोस और परिक्षेपित प्रावस्था तरल होती है तो पनीर, मक्खन, जूता पॉलिश, जिम जेली आदि जैसी कोलाइड बनते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है यहीं तक रहने देते हैं, नहीं तो वीडियो है जो कि काफ़ी आपका लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो अगला सीरीज है वो आपका कल अपलोड किया जाएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। इसका जो PDF है आपको जब इसका सीरीज जो खत्म हो जाएगा तो सभी PDF एक साथ है जो कि आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।